अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें तो आज सुबह से ही बड़ी ज़बरदस्त और धमाका खेज किस्म की आ रही थी। कुछ खबरें इस व्लॉग में शेयर करेंगे और कुछ अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में बात करेंगे जी एक अहम मीटिंग की जो कि हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 13 रुकनी बेंच जिसने कि मखसूस नशिस्तों की समाअत की है, उसके दरमियान एक मुशावरती इजलास बुलाया गया था। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त ये मुशावरती इजलास जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कभी इम्कान ये बताया जा रहा है कि आज ही ये कम से कम अनाउंस ज़रूर हो जाएगा कि फ़ैसला आना कब है। अगर फ़ैसला ना भी अनाउंस हुआ तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि फ़ैसला कब आएगा। तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ये, इसका मकसद क्या है इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज एक और रेफरेंस दायर हो चुका है और ये रेफरेंस किसके खिलाफ दायर हुआ आपको बताते हैं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू की है। वहाँ पर आज परवेज़ खट्टक साहब की गवाही भी थी। क्या सूरत हाल बनी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने बाकायदा अदम एतमाद कर दिया है काजी फाइज ईसा पर, इसके हवाले से बात करेंगे। और कुछ अहम खबर है सनम जावेद साहिबा के हवाले से, जिनको फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जी आज। कोशिश करते हैं इनको जल्दी जल्दी सम अप कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी कि आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फुल कोर्ट तो अब उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि 13 रुकनी जो बेंच है उसने समाअत की थी मखसूस नशिस्तों की। तो इन तमाम जज साहिबान को आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने मुशावरत के लिए बुला लिया था और 2 बजे का वक्त मुकर्रर था कि ये जो है मुशावरत की जाएगी फ़ैसले के हवाले से। अब इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो भी रही है कि क्या काजी फाइज ईसा साहब जजेस को मुतासिर करना चाहते हैं, किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो इसकी कभी इस तरह की हमें नज़ीर नहीं मिलती कि यूँ जजेस को बैठना पड़ा हो बार बार। जब आप एक साथ बैठे हैं, सब ने अपने अपने तौर पर सुना है केस को, तो उसके बाद हर जज अपना फ़ैसला लिखने में आज़ाद होता है और फिर वो फ़ैसला लिखता है जिसको बाद में कंपाइल करके जो है वो इकट्ठा सुना दिया जाता है। लेकिन इस तरीके की कुछ मामलात की समझ नहीं आ रही कि जिसमें ये मुशावरत की ज़रूरत पेश आई हो। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मुशावरत की ज़रूरत पेश आ गई काजी साहब को कि उनको समाअत ख़त्म होने के बाद फिर से अलग से जजेस को लेके बैठना पड़ रहा है। बहुत सी खबरें हैं जी, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है और कभी मुलाकातें हो रही हैं जजेस कॉलोनी के अंदर, कोई अहम शख्सियात देखी जाती हैं, कभी चीफ साहब ख़ुद जजेस के साथ राब्ते करते हुए पाए जाते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये सब हो रहा है और कोशिश बज़ाहिर ऐसा लगती है कि किसी भी तरह कोशिश है कि जो जजों की तादाद है उसको पूरा कर लिया जाए और मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलें। लेकिन अभी तक की, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक की जो खबर है वो ये है कि अभी तक ये जजेस आइन और क़ानून और इंसाफ के साथ खड़े हैं और मेजॉरिटी अभी तक काजी फाइज ईसा साहब को नहीं मिली है। ये जो तवालत हुई इसकी भी वजह यही है, ये जो कोशिशें हुई इसकी भी वजह यही है। तो जो लोग समाअत के दौरान अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं और उसके बाद बार बार जो गैप्स आए उसमें जिस तरह भी उन्हें अप्रोच किया गया तो वो अपने मकसद से हटे नहीं, अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं। तो अब आखिरी एक मीटिंग में वो अपने मौक़िफ़ से क्या हट जाएंगे, ये एक अहम सवाल होगा जो हमें फ़ैसले की सूरत में पता चलेगा। लेकिन ख़बर और शुनीद यही है और उम्मीद भी यही है। देखिए, इस कौम की अब उम्मीद भी यही है कि कहीं से तो हमें हवा का झोंका आए और कहीं से हमें ये नज़र आए कि हमारे जजेस इंसाफ के लिए डट कर खड़े हैं, वो किसी भी लालच या दबाव में आने वाले नहीं हैं। और जब जजेस ये तय कर लेंगे तो आप यकीन कीजिए कुछ भी नहीं होगा। पहले भी तो इतने जजेस को बार बार दबाव डालने की कोशिश की गई है, अप्रोच करने की कोशिश की है, क्या बिगाड़ लिया है? तो ये सिर्फ एक दफ़ा नो कहने की हिम्मत होती है, उसके बाद मामलात उतने पेचीदा या मुश्किल नहीं रहते। जब आप एक दफ़ा सरेंडर करते हैं तो फिर आप करते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा डट कर खड़े हो जाते हैं तो फिर अगलों को भी पता लग जाता है कि इसको अप्रोच करना ही बेकार है, बेसूद है। अब एक ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल आसान मामला है। जिस तरह के फस्तायत के दौर से हम गुज़र रहे हैं, हर एक को मालूम है कि जो कोई भी हक सच की बात करता है उसके साथ खड़ा होता है, उसके साथ क्या होता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अपने माइंड में लोग क्लियर होते हैं उनको इससे ज़्यादा मुश्किल वो बात लगती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं।
तो ये एक बारीक सा नुक्ता है, जिसको समझ आ जाए तो वो फिर हक और इंसाफ के साथ खड़ा होता है, तारीख़ की सही सिमत में खड़ा होता है। और आप यकीन मानिए, एक दफ़ा आप हिम्मत करें, कौम आपके पीछे खड़ी है, कौम आपको गिरने नहीं देगी और कौम आपको सलूट करेगी, और आप भी तारीख़ में अपना मकाम और नाम सुनहरी अबवाब में लिखवा के जाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं ये जज साहिबान क्या फ़ैसले करते हैं और किस तरह से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आता है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमती मुख्तलिफ़ तर्जुमान सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि जी बड़ा रावी चैन भी लिख रहा है और ये कि बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं, इनकी चीखें सुनाई देंगी और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब अगर ऐसा है तो फिर पहले ही फ़ैसला आ जाना चाहिए था, फिर इतना ताख़ीर करने की ज़रूरत क्या थी? काजी साहब फिर उसी वक्त सुना देते फ़ैसला। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग है जी ये सारा मामला देखना। लेट्स सी इस फुल कोर्ट इजलास में से क्या निकलता है, या 13 रुकनी इजलास में से क्या फ़ाइनल मामला जो है वो सामने आता है। अब वो लोग जो खड़े हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उसकी मिसाल आपको दे देते हैं जी जस्टिस जहांगीरी साहब की। तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि आपको पता है इस वक्त अताब का शिकार है, उनके हवाले से मुतअद्दिद खबरें आ रही हैं कि किस तरह नहीं उस बंदे को इन लोगों ने कोशिश की है दबाव में लाने की, किसी भी तरह उसको मैनेज करने की। लेकिन वो शख्स भी वैसे कोई कमाल ही डट के खड़ा होने वालों में से है। और आप अंदाज़ा लगाएं, कल मैं सुन रही थी अबीब अकरम साहब कुछ इस तरह से बता रहे थे कि उनके भाई जो अमेरिका में होते हैं उनके थ्रू मैसेज भिजवाया गया। फिर आज ये ख़बर दी है कोर्ट रिपोर्टर्स ने कि जस्टिस जहांगीरी साहब को कोई कॉल्स मौसूल हुई हैं और धमकी आमेज़ कॉल्स थी। पहले ये लगा कि शायद ये कोई दायरे FIA की तरफ से दी गई हैं, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अच्छा, ये मामला ख़त्म हुआ कॉल्स वाला। तो उसके बाद मियाँ दाऊद साहब नमूदार हुए, जो कि एक जाने माने इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, सबको पता है कि उनकी क्या हैसियत है और क्या औकात है। तो मियाँ दाऊद साहब जो हैं वो जाके हमेशा ही इस किस्म के कारनामे करने के लिए सबसे पहले दस्तयाब वसाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी उन्हें रेफरेंस दायर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो आज अब उनको नया टास्क मिला है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल कर दें। तो आज बाकायदा वो दरख्वास्त गुजार बन गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उन्होंने ये दरख्वास्त की है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्त की है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो असनाद हैं वो जाली हैं, और जब तक कि उनकी डिग्री का मामला क्लियर नहीं हो जाता उनको केसेस की समात से रोक दिया जाए। तो बाकायदा अब ये दरख्वास्त उन्होंने डाल दी है। तो मियाँ दाऊद साहब ने क्यों ऐसा किया सबको मालूम है, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो हम मुसलसल देख रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर दिया जाए। लेकिन अगेन वही बात है कि जो जज अपने बेडरूम्स में कैमरों की वजह से अपने मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों को उठाए जाने के बावजूद, कुछ लोगों के ऊपर तशद्दुद के बावजूद, मुख्तलिफ़ फ़ोन कॉल्स पर धमकियों के बावजूद, अगर वो जजेस अभी तक नहीं टूटे या नहीं सरेंडर किए तो वो अब क्यों करेंगे? तो अब कौम उनके साथ खड़ी है, उन्हें इस बात का इदराक है। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको तो इस वक्त सब सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो मज़ाहमत की अलामत बन चुके हैं और उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो थोड़ी सी एक और अच्छी चीज़ है वो ये कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से स्टैंड लिए हुए हैं। उन्होंने कम अज़ कम अब इस वक्त वो हाल नहीं कर रहे जो पहले उन्होंने किया। पहले भी इन जजेस ने आमिर फ़ारूक साहब को ख़त लिखे थे, उस वक्त तो आमिर फ़ारूक साहब कुछ नहीं उसके ऊपर बोले, लेकिन अब कम अज़ कम ये ज़रूर है कि वो इस सारे मामले के ऊपर तारिक महमूद जहांगीरी साहब को डिफ़ेंड करते नज़र आ रहे हैं। और जब PMLN के लोगों की तरफ से भी उन पर एतराज़ किया गया तो उस पर भी मुकदमे की समात में उन्होंने बड़ा गुस्सा किया और कहा कि आप कैसे मेरे एक जज को इस तरह से मुतासिब करार दे सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट की कार्रवाई हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल तौहीन अदालत की, वो भी आपने देखी। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक़ में जाती है। पता चलता है कि इसका मतलब है वो वाकई एक अपराइट जज हैं, इसीलिए उनके अपने साथी जज भी उनके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस रेफरेंस का क्या बनेगा? इंशाल्लाह ये रेफरेंस भी कूड़े करकट में ही जाएगा। और आज तारिक फजल चौधरी साहब का जो हल्का है वो भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने खोल दिया है। उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 जमा करा दिए हैं जैसे तैसे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल खुर्रम राजा नवाज़ साहब हों या आज तारिक फजल चौधरी साहब, दोनों ये इंकशाफ कर रहे हैं कि उनके पास तो उनके ओरिजिनल फॉर्म 45 है ही नहीं सिरे से।
और वो आरओ से ही मिल के तैयार करवा के और ये फॉर्म 45 सबमिट करा रहे हैं। तो ये इट्सेल्फ एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। तो ये सूरत हाल रही जी जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की है। डयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और यहाँ पर आज परवेज़ खट्टक साहब को बुलाया गया था गवाही देने के लिए। तो जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, चश्मदीद गवाह हैं, उनकी तरफ से आज बड़ी दिलचस्प रुदात सुनाई जा रही है कि जो परवेज़ खट्टक साहब हैं वो इमरान खान साहब के सामने खड़े होते हुए बाकायदा लर्ज रहे थे और उनसे बात नहीं की जा रही थी और वो चोरी चोरी एक दो मरतबा इमरान खान को देखने की कोशिश भी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने तो उन्हें खैर टोटली इग्नोर किया हुआ था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में दिखाई दे रहे थे, बात करनी उन्हें काफ़ी मुश्किल थी। और एक मौके पे तो इवन खान साहब का तो आपको फिर पता है वो किसी भी सख्त हालात में भी क्यों ना हो, सेंस ऑफ ह्यूमर तो उनका अच्छा ही रहता है। तो उन्होंने एक मौके पे ये कह ही दिया कि जो इनकी हालत है ये गिर ना जाए, कोई पीछे इनके खड़ा हो जाए। तो एक तो वैसे ही परवेज़ खट्टक साहब आपको मालूम है कि बहुत ही दुबले पतले से हैं और ऊपर से जिस तरह की कैफियत में थे और जिस एज में है, तो वाक़ईतन लग रहा था कि इतना बोझ उन पर डाल दिया गया जो उनसे उठाए नहीं उठाया जा रहा। तो बहरहाल जी जैसी तैसी भी सही बोलते हुए परवेज़ खट्टक साहब ने थोड़ी बहुत गवाही दे ही दी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और आज हर कोई जो देख रहा था वो इस बात पे हंस रहा था। और मैं तो इस बात से सिर्फ ये नतीजा अख्ज़ करती हूँ कि जो सच है ना उसकी अपनी एक हैबत होती है। आप यकीन मानिए जो सच्चा शख्स होता है ना उसकी आंखों में आंखें डाल कर झूठ बोलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। तो आप जब सच का सामना करते हैं तो फिर आप जितने बड़ी, अभी परवेज़ खट्टक साहब तो वैसे ही बड़े नाजुक से ही हैं, लेकिन आप जितने मर्जी बड़े पहलवान ही क्यों ना हो, लेकिन सामने अगर सच में एक शख्स बिल्कुल दुबला पतला भी खड़ा हो तो आपके लिए वो भी भारी पड़ जाता है। तो ये सच जो है इसकी अपनी एक ताकत है और सच्चाई और हक गोई ये इंसान के अंदर कितनी मजबूती डाल देती है, ये आप कभी राह हक पर खड़े होकर और बात करके देखें, आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये इंसान को कितना अंदर तक मजबूत करती है। और सच्चाई जो है इसकी अपनी एक खूबसूरती होती है, इसकी अपनी एक हैबत भी है और इसकी अपनी एक ग्रेस भी है, इसकी अपना एक वक़ार है, इसकी इज़्ज़त है। तो परवेज़ खट्टक साहब आपके लिए हम यही कह सकते हैं कि आप ने जो भी जिस तरह भी अब आप ज़ाहिर है जिस भी मजबूरी में आप अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल ये जो आज आपको देखा जिन्होंने, तो मुझे वो शेर याद आ रहा था कि बात करनी कभी मुझे मुश्किल ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। तो ये आज उन्होंने महसूस किया होगा क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से थे और इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथियों में से थे, जिनको इमरान खान साहब हर मशवरे और मुशावरत में शामिल रखा करते थे और उनको बहुत बड़े ओहदों से भी नवाजा, वज़ीर आला उन्हें बनाया, वज़ीर दिफा भी बनाया, तो बड़े किचन कैबिनेट के मेंबर समझे जाते थे। तो ऐसा शख्स जिस पे आपको इस कदर एतमाद हो, वो अगर आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो और आपके ख़िलाफ़ कोई गवाही दे रहा हो तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि उस वक्त क्या माहौल होगा कमरा अदालत का। बहरहाल तो इमरान खान साहब ने जी आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की इस मौके पर और उन्होंने कहा कि बाकायदा एक ऐलान किया उन्होंने, जो कि अब सामने भी आ चुका है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर वो बाकायदा अदम एतमाद कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त डाल दी है कि आइंदा किसी केस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पीटीआई का केस ना सुने, इमरान खान का केस ना सुने। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक माजी के केस का हवाला भी दिया जजमेंट का और सारा जो एक केस बनाकर उन्होंने दरख्वास्त डाल दी है। तो बहुत से लोग इस पर भी अब बात कर रहे हैं कि ये काम शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब मुख्तलिफ़ केसेस में काजी साहब ने इतना नुकसान पहुंचा दिया, बल्ले का निशान ले लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का केस जिस तरह से हुआ और बहुत सारे दीगर केसेस में जितना नुकसान कर सकते थे काजी साहब उन्होंने कर दिया। तो अब आप जाके उन पे अदम एतमाद कर रहे हैं, तो इस पर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल अगर पहले ही एक आध केस में होता तो उनको ये कहने का मौका मिलता कि जी आप देखते तो सही, काजी साहब तो बड़े मुनसिफ हैं, बड़े इंसाफ पसंद जज हैं, शायद वो इस तरह से एक्सपोज ना होते पूरी तरह। लेकिन अब तो हर कोई, इवन जो उनके हामी लोग भी हैं, वो भी चीख उठे और उनकी भी बस हो गई कि बस कर दें काजी साहब, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। तो अब ये सिचुएशन
इस वक्त इसीलिए आई है कि वो मुख्तलिफ केसेस में बैठे हैं और उन्होंने ख़ुद को खुद एक्सपोज किया है। तो ये एक हिकमत अमली हो सकती है इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली अब उन्होंने इनके ऊपर एतमाद का जो इजहार है वो ख़त्म करके अदम एतमाद कर दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये कहा कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो अगर इसी तरह ये चलाना चाहते हैं तो बड़ा मखदूश है, क्योंकि लोग बुरी तरह से नाउम्मीद हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। और अभी मैं देख भी रही थी कि गैलप का एक सर्वे है जिसमें बताया जा रहा है कि 94% लोग जो है वो इस मुल्क से जाना चाहते हैं। 94% लोग, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के रहने वाले इस मुल्क से कितना मायूस हैं कि 94% ये चाहते हैं कि वो ये मुल्क छोड़ जाएं, वो यहाँ नहीं रहना चाहते। और मेरा ख्याल है 6% में बस वही शामिल हैं जो अशराफियाँ हैं, जो मरात याफ्ता तबका है, जो अफसरान हैं, और जो शायद हम जैसे कोई पागलपन के मरीज़ हैं कि जो हर तरह के हालात में फिर भी समझते हैं कि नहीं इस मुल्क में रहा जाए। तो बहरहाल ये आपने इस मुल्क का हाल कर दिया है। और इमरान खान साहब का मानना ये है कि इसका वाहिद हल अभी भी अगर कोई है तो सिर्फ ये कि साफ शफाफ इंतखाबात। मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि इमरान खान साहब अब बज़ाहिर ये जो पुराने इंतखाबात की इन्वेस्टिगेशन है उससे मायूस हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि ये ऑडिट उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह वो चाहते हैं, और मैंडेट वापसी अब शायद मुश्किल दिखाई देती है। इसी वजह से वो अब नए इंतखाबात के मुतालबे की तरफ हमें बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी और चीज़ों के ऊपर रिमार्क्स वगैरह दिए हैं, और उनका ये कहना है कि इस वक्त मुल्क में जो है वो एक ही शख्स की हुकूमत चल रही है और बाकी शहबाज शरीफ साहब को तो सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। तो एक शख्स कौन है वो आप सबको पता है। इमरान खान साहब का मानना है कि मुल्क में एक मार्शल लॉ है और तमाम मामला जो इस्टेब्लिशमेंट चलाती है और बाकी जमहूरी हुकूमत सिर्फ डमीज़ हैं जिनको आगे रखा हुआ है। तो खान साहब की जनाब ये सारी गुफ्तगू थी, और उसके बाद अब आपको ख़बर दे देते हैं सनम जावेद साहिबा से मुतालिक। सनम जावेद साहिबा की गुजरावाला के जो केसेस में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जिस तरह से उनको बार बार रिमांड पे दिया गया, सारे मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इस केस में बाकायदा उनकी न सिर्फ ये कि ज़मानत हुई बल्कि ये केस ही ख़त्म हो गया है और बरियत हो गई है। मियाँ अली अशफाक जो कि इमरान रियाज खान के दोस्त हैं और बड़े करीबी दोस्त हैं और साथ साथ वकील हैं बड़े मायनाज, उन्होंने ये केस आज लड़ा लाहौर हाई कोर्ट में। और आज सनम जावेद साहिबा के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बड़े हौसला अफजा रिमार्क्स आए। उन्होंने ना सिर्फ ये कि फ़ौरी तौर पर उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया बल्कि नाराज़गी का इजहार किया कि कैसे एक ख़ातून के ऊपर ऐसे लग रहा है कि उसको तोड़ने के लिए सियासी मुकदमात बनाए गए। और गुजरांवाला पुलिस का जो किरदार था वो बड़ा अजीब व गरीब है इस मामले में कि जहाँ पे वक़ुआ ही नहीं हुआ वहाँ का केस जो है आपने कैसे बना दिया उस खातून के ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी इजहार बरहमी भी किया और साथ में उनको बरी कर दिया। ये केस ही टोटल गुजरांवाला का ख़त्म हो चुका है, डिस्चार्ज कर दिया गया इस केस में। तो ये इस केस की हकीकत है और इसी तरह के बाकी केसेस की भी यही हकीकत है। सबको पता है, हम बहुत देर से इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं। सवाल बस अब ये पैदा होता है कि क्या अब भी उनकी रिहाई हो जाएगी या अभी भी किसी तरह भी रोड़े हटकाए जाएंगे, तो ये अभी देखना होगा। लेकिन अदरवाइज़ जहाँ तक ये केस की बात थी, ये तो केस ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।